Good morning, student. Welcome to you in your political science class. As you know, our chapter number 4, alternative centers of power, is going on. Before this, we completed our two parts. One was European Union and second was Association of Southeast Asian Nations. And now, today in this part, we will do the third organ, that is BRICS, and other countries like China, India, Israel, Russia. So, first of all, in alternative centers of powers, हमने ये बात की थी कि कैसे यूरोपियन यूनियन जो है यूरोपियन कंट्रीज ने बना ली है और किस तरह से जो है एशियंस साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है लाइक मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, उन्होंने किस तरह से अपनी ये एसोसिएशन जो बनाई है। तो एक और अनदर ऑर्गन इज दिस मेड बाय अदर कंट्रीज। दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक, ये आपकी बुक के अंदर नहीं दिया हुआ। दिस इज ए न्यू एडिशन। आई हैव सेंड यू द रिवाइज्ड सिलेबस पीडीएफ and this part is given in that. ये पार्ट जो है वो उसके अंदर दिया गया है। तो ये पार्ट जो है वो उसके अंदर दिया गया है। आपने इसका पीडीएफ जैसे ही इसको करना है। टुडे आई विल एक्सप्लेन टू यू द न्यू पार्ट व्हिच आर एडेड इन योर सिलेबस। जो नए पार्ट आपकी सिलेबस में ऐड हुए हैं, मैं आपको अभी उनके बारे में भी बताऊंगी और जो हमारी बुक के अंदर ओल्ड पार्ट है हम उनकी रिमेनिंग पार्ट विल डू इट। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, दिस इज फुल फॉर्म। B is for Brazil, Russia, R is for Russia, I is for India, C is for China and S is for South Africa. All these 5 countries together form BRICS. इन पांचों कंट्रीज में ये ब्रिक्स जो थी वो फॉर्म थी और दिस वाज फॉर्म इन 2006 इन रशिया। ये 2006 में ही रशिया में बनी, ये 2006 में रशिया के अंदर बनी और उसके अब जो था साउथ अफ्रीका ज्वाइन इन 2009। साउथ अफ्रीका ने इसको 2009 में ज्वाइन किया एंड लेटर ऑन in 2019 में president of Brazil, the name of this man is Jair Bolsonaro जो थे, उन्होंने इसका लास्ट जो मतलब मीटिंग थी वो 2019 में हुई। द मेन ऑब्जेक्टिव, अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन सारे कंट्रीज का? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एसोसिएशन की अगर हम बात करें या ऑर्गेनाइजेशन की, तो टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग नेशन एंड इकोनॉमिक, सो दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअली एंड नॉट ओनली दिस, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर। नो वन विल इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनीवन। कोई भी दूसरों के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा और साथ में म्यूचुअली इक्वलिटी। सो इन दिस वे दिस इज फॉर्म एंड यू हैव टू नोट डाउन दिस पैरा इन योर नोटबुक फ्रॉम पीडीएफ, ताकि दिस इज ए न्यू एडिशन। ये नई एडिशन है आपकी बुक, आपके सिलेबस में, नॉट गिवन इन द बुक, बुक में नहीं दी गई, इसलिए नोटबुक में आप पीडीएफ में से नोट करेंगे। आगे जो नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज अबाउट द चाइना। हम चाइना के बारे में विच इज गिवन इन डिटेल, आपकी बुक के अंदर चाइना की काफ़ी डिटेल दी गई है, राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। तो वैसे तो ऐसे कंट्री हमें पढ़ना है नेक्स्ट सिलेबस के, बट वी विल डू इट इन डिटेल। हम अभी इसको डिटेल में करेंगे ताकि सो दैट नो अवर एनसीईआरटी की बुक में से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो जो छूटे, तो इसलिए हम इसकी डिटेल भी करेंगे। तो राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, देखिए अगर हम चाइनीज इकोनॉमी की बात करें तो चाइना जो है दिस इज ए ग्रेट पार्ट और दिस इज अमर्जिंग एज ए पावरफुल कंट्री। आज एक पावरफुल कंट्री के तौर पे इमर्ज हो रहा है और
द इट हैज़ इट्स फास्टेस्ट इकॉनमी। इसकी जो इकॉनमी है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग हो रही है, और अगर ऐसे ही इसकी इकॉनमी फास्ट ग्रोइंग होती रही तो बाय 2040 तक जो ये इट विल बी इन द फोरफ्रंट, इट विल लैग बिहाइंड द यूएसए। ये यूएसए को भी लैग बिहाइंड कर देगा, पीछे छोड़ देगा, अगर, क्योंकि खाली पॉपुलेशन वाइज ये नंबर 1 कंट्री नहीं है, इट इज ऑल्सो in other matter also. This is coming forward, like in resources, and not only resources but regional and political influence is also increasing due to its regional location, and political influence is also increasing. तो अगर हम शुरू की बात करें चाइना की, हम थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो चाइना जो है वो दैट डेवलप एज ए कम्युनिस्ट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, दिस 1949 में जो था सामने आया, एंड दे वर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ माओ की पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे, एंड इन द अर्लियर टाइम दे वर फॉलोइंग द सोवियत मॉडल, वो सोवियत मॉडल को फॉलो कर रहे थे। And at that time, a little bit later on, they choose capitalist model. उन्होंने बाद में कैपिटलिस्ट मॉडल जो था वो चूज कर लिया, और चाइना जो था उसने सोचा, चाइना के ने अपने नया सिस्टम जो था, नया मॉडल जो था वो शुरू किया। बट वॉज दिस न्यू मॉडल, ये जो न्यू मॉडल था वो क्या था कि एज it was short of foreign exchange that it needed to buy technology and goods. Foreign exchange कम था, और इसके लिए अगर हम वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो चाइना ने डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इम्पोर्ट बाय डोमेस्टिक गुड्स, अपने डोमेस्टिक गुड्स से इम्पोर्ट जो था उसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की। तो लेकिन ये दिस मॉडल जो था allowed China to use its resources to establish the foundation of an industrial economy, और धीरे धीरे वहाँ पे जो था एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर इंश्योर हो गया, और उसके साथ साथ एजुकेशन जो थी और हेल्थ जो थी वो भी उस पर भी मनी जो थी लगानी शुरू कर दी। दे स्टार्टेड टू इन्वेस्ट ऑन द ह्यूमन रिसोर्स। इससे क्या था कि वहाँ की 5 to 6% उनकी जो ग्रोथ रेट थी इंक्रीज हो गई। जैसे ही उन्होंने इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से, तो उनकी जो 5 to 6% द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीज, उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ 5 से 6% जो थी वो बढ़ गई। लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो थी दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर इंडस्ट्रीज के लिए जितने एग्रो बेस्ड मटेरियल चाहिए था वो उतना सफिशिएंट नहीं था, और उधर इंडस्ट्री जो थी वो भी उतनी नहीं बढ़ रही थी। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो था दैट वाज आल्सो मिनिमल, पर कैपिटा इनकम जो थी वो अभी भी लो थी। तो जब उन्होंने ये मॉडल ऑप्ट कर दिया, फिर भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी नहीं, एग्रीकल्चर वाज नॉट सफिशिएंट फॉर इंडस्ट्रीज, पर कैपिटा इनकम वाज नॉट इंक्रीज, एंड तो आफ्टर दैट उसके बाद जो थे वहाँ पे चेंज हुई लीडरशिप में। 1972 में वहाँ पे लीडरशिप जो था वो चेंज हुआ। 1972 द लीडरशिप चेंज। आफ्टर दैट इन सिंस 1978 से दे स्टार्टेड अ न्यू पॉलिसी। दिस वाज one prime minister of China. This person, the name of this was Deng Xiaoping. Deng Xiaoping जो थे उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी जो थी वो स्टार्ट की, एंड दिस वाज इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म थे। ओपन डोर मतलब डोर ओपन करने का मतलब क्या है कि बाहर के जो कंट्रीज हैं दे कैन इन्वेस्ट इन देयर कंट्री, कि उनके कंट्री में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस तरह से उन्होंने आफ्टर दैट जो चाइना था उसने SEZ स्टार्ट कर दिए। SEZ क्या होते हैं?
इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो थे वो स्टार्ट कर दिए। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं कि इफ मतलब प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी, दे स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ privatization. What is privatization? Privatization or globalization, you read in your earlier classes also, economics में भी आप पढ़ते हैं कि privatization और globalization जो है उसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज उनके कंट्री में इन्वेस्ट करें। इसके लिए डिफरेंट टाइप की कंसेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट के लिए पर दी जाती हैं। मीन्स ट्रेड के ऊपर कोई भी इम्पोर्ट जो ड्यूटी होती है वो नहीं होती है, और उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज इस जोन में क्रिएट की जाती हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स आर वेरी गुड, ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेबर लॉज आर रिलैक्स, लेबर लॉज जो होते हैं उनमें रिलैक्सेशन दी जाती है SEZs में, सो दैट मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट शुड बी देयर, ठीक है। और तो वहाँ पे उन्होंने SEZ शुरू कर दिया। आफ्टर दैट दे ऑल्सो स्टार्टेड अ पॉलिसी ऑफ FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वहाँ पे जो थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी वो की जा सकती थी। और इससे क्या हुआ कि जैसे प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज डन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वाज डन, उन्होंने एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्रीज का जो था वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया, और उससे जो थी रूरल इनकम बढ़ गई। रूरल इनकम, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज, रूरल इनकम इंक्रीज, सेविंग जो थी वो इंक्रीज हो गई रूरल इंडस्ट्रीज के सेटअप होने से। और उसके बाद जो चाइनीज इकोनॉमी थी, बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ग्रू एट ए फास्टेस्ट रेट। बहुत जैसे ही उन्होंने प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज किया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया, रूरल इनकम इंक्रीज हुई, सेविंग इंक्रीज हुई, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर हो गई। और अब इसके साथ साथ जो था उन्होंने जो फॉरेन ट्रेड था वो इंक्रीज हुआ, और चाइना बिकम अ मेंबर ऑफ WTO इन 2001। You know WTO, what is WTO? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज WTO, और जो कि वर्ल्ड लेवल पे बना हुआ है। और इसका मेन मकसद क्या है? वर्ल्ड ट्रेड के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। और तो इस तरह से ये WTO का मेंबर बन गया। लेकिन अभी भी आफ्टर न्यू मॉडल होने के बावजूद भी जो कुछ अभी शॉर्ट कमिंग्स थी, अभी भी 100% एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। अभी भी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली थी। 100 मिलियन पीपल वर लुकिंग फॉर जॉब। और इसके साथ साथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, करप्शन प्रॉब्लम दैट वाज देयर। इधर रीजनली एंड ग्लोबली चाइना हैज़ बिकम इकोनॉमिक पावर। तो लेकिन इसके बावजूद भी जो हम कह सकते हैं कि अभी भी कुछ जो थी वो उसमें कमियाँ थी। और अगर बट देवर प्रोवाइडिंग loans, or they were giving financial aid to Latin American country and Africa, and they were Latin America and Africa are projecting it China as a global player. In this way, China wanted to help the Latin American and African country, and China is projecting it as a global, other countries projecting it as a global player on the sides of developing economies. India-China relation. India-China relation की अगर हम बात करें तो India and China were great powers in Asia before the advent of Western imperialism. इम्पीरियलिज्म से पहले की बात करें तो दोनों ही ग्रेट पावर्स हैं। एंड चाइनाज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टिक रूल, अगर हम डिफरेंट टाइम में चाइना की लॉन्ग हिस्ट्री डायनेस्टिक रूल की देखें तो मंगोलिया, कोरिया एंड पार्ट्स ऑफ इंडो चाइना एंड तिब्बत एक्सेप्टेड चाइनाज अथॉरिटी। इन सब ने चाइना की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया। तो अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वांट्स to maintain
Pandit Jawaharlal Nehru was a great believer of peace and cooperation with nation. So India signed an agreement known as Panchsheel with China. Panchsheel, Panch का मतलब पांच, and Sheel is the conduct. It means the 5 principles of peaceful coexistence were signed by both the countries. Both the countries signed an agreement known as Panchsheel. They will not attack on each other's territory. कोई दोनों एक दूसरे की टेरिटरी पे अटैक नहीं करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, को एग्जिस्टेंस होगी. These were the 5 principles of Panchsheel. लेकिन उसके बावजूद भी चाइना जो था, चाइना अटैक इंडिया 1962. 1962 इंडिया के ऊपर चाइना ने अटैक कर दिया और चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया. और साथ में जो था तिब्बत इशू को लेकर 1950s में दोनों के बीच में जो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा और बॉर्डर इशू को लेकर भी बहुत जो कॉन्फ्लिक्ट था दोनों में चलता रहा, क्योंकि 1962 चाइना ऑक्युपाइड द टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चीन रीजन ऑफ लद्दाख. तो उसके बाद आफ्टर 1962 की बात अगर हम बात करें तो इंडिया वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम फॉर वॉर. इंडिया वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं था और इंडिया की मिलिट्री भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी. बट इसके इंडिया सफर्ड मिलिट्री रेबल्स और देन एंड had India had long-term implication for this had a long-term implication for India-Chinese relation. अगर हम पिछले कुछ सालों से बात करें तो एंड ऑफ द कोल्ड वॉर 1990s की बात करें, देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इंडिया एंड चाइना रिलेशन. दोनों के रिलेशन में काफ़ी जो चेंजेस हैं वो आए हैं और हर दोनों कंट्री चाहते हैं कि इकोनॉमिकली दोनों ने काफ़ी एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन किए. मिस्टर राजीव गांधी इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड चाइना in 1988 and signed agreement on cultural exchange, cooperation and for science, technology and opened 4 border posts for trade. और आफ्टर दैट इंडिया का जो चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडिया में इतना बढ़ गया कि इतनी प्रोडक्ट चाइना के इंडिया में आने लग गए कि 30% से ज़्यादा जो ट्रेड था इंडिया चाइना ट्रेड ग्रोइंग एट 30% पर ईयर सिंस 1999. और इसके साथ साथ बोथ कंट्री एग्रीड, दोनों कंट्रीज जो थे एग्रीड टू कोऑपरेट with each other on some similar issues in WTO. दोनों ने एग्रीमेंट किया कि दोनों आपस में जो है एग्रीमेंट करेंगे सिमिलर इश्यूज पे WTO में. और आफ्टर दैट आवर सो मैनी अदर लीडर्स विजिटेड चाइना एंड तो चाइना का ट्रेड बढ़ता जा रहा था. बट अभी रिसेंट अगर हम बात करें तो जो चाइनीज़ फोर्सेस थी, अभी लास्ट मंथ की बात है, यू नो कि लद्दाख एरिया में LOC अक्षय चीन रीजन जो था वहाँ पे अपनी फोर्सेस उन्होंने फिर दोबारा से जो थी इंस्टॉल कर दी. एंड इंडिया जो था सो मैनी अवर इंडियन सोल्जर्स वर बीइंग किल्ड. कितने सारे हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे दे वर किल्ड बाय दी चाइनीज़ फोर्सेस. और उसके बाद लेटर ऑन इंडिया वाज आल्सो रेडी टू हैव ए वॉर विद चाइना. लेकिन बाकी के जो और सो मैनी अदर कंट्री लाइक US एंड सम अदर कंट्री स्कैंडिनेवियन कंट्री स्वीडन नॉर्वे फिनलैंड दे आल्सो वांटेड टू गिव हेल्प टू इंडिया. वो चाइना की क्रिटिसिज्म करते हुए चाइना इंडिया को हेल्प देना चाहते थे बहुत ज़्यादा. तो ऐसे में जो चाइनीज़ फोर्सेस थे दे वर अंडर ए ग्रेट प्रेशर. वो एक बहुत बड़े प्रेशर में आ गई वर्ल्ड पॉलिटिक्स की वजह से, वर्ल्ड की कंट्री के प्रेशर में आने पे. आफ्टर दैट दे विथड्रॉ देयर आर्म फोर्सेस. उन्होंने जो लद्दाख रीजन में LOC के पास जो अपनी फोर्सेस वहाँ इंस्टॉल कर दी थी उनकी विथड्रॉ हो गई कुछ सालों से. बट इसके बावजूद भी चाइना इज़ रेडी टू अटैक ऑन इंडिया. मतलब चाइना जो है वो किसी न किसी तरीके से इंडिया को
प्रेशराइज करता है हर मैटर्स में, लेकिन इधर से जो इंडियन गवर्नमेंट है एंड सो मेनी अदर बिजनेस कम्युनिटीज ऑफ इंडिया दे डिसाइडेड टू बाइकआउट फॉरेन गुड्स ऑफ चाइना। उन्होंने बाइकआउट करने का डिसाइड कर लिया। अब जितने भी प्रोडक्ट, क्योंकि सारी चीज़ें जो थी दे वर कमिंग, मैक्सिमम थिंग्स वर कमिंग फ्रॉम चाइना। और नाउ जो उसका चाइना का ट्रेड है उसके ऊपर, जैसे कि चाइना जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी मोबाइल्स हैं, चाइनीज ऐप्स जो हैं, टिकटॉक लाइक टिकटॉक एंड सो मेनी अदर, उनके ऊपर भी बैन लगा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। मोर देन 50 जो ऐप्स थी दे वर बैंड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया ऑलवेज वांटेड गुड रिलेशन विद चाइना, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस या इस तरह से आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू ये इंडिया डिड नॉट वांट टू टॉलरेट इट। तो इस तरह ये हमारा जो चाइना का पार्ट था, और हमारी जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस टू 3 अदर पार्ट्स आर ऑल्सो देयर, लाइक एक रशिया एंड इंडिया एंड इजराइल। अगर हम रशिया की बात करें, कंट्री की बात की गई है, तो सिंस 1990 at the end of the Cold War, Russia was a part of USSR, Union of Soviet Socialist Republic. You know this? आपने पहले भी एंड ऑफ बायोपोलैरिटी में पढ़ा इसको। तो then there was a disintegration of USSR in 1990 and Russia became one independent country। और after that अगर हम इसकी बात करें तो इसकी GDP जो है, this is the fastest growing economy of the world। GDP wise is the 11th largest country in the world। अगर हम GDP वाइज बात करें तो ये 11th लार्जेस्ट कंट्री जो है वो है। और इसके साथ साथ इसका जो अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो रशिया हैज़ ग्रेट रिजर्व्स ऑफ ऑयल, मिनरल गैसेस, it's a powerful country in the global world and it is a nuclear state, it has sophisticated weapons, it is also a permanent member of Security Council of UN। तो इस तरह से रशिया जो है वो भी वर्ल्ड की इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पे उभर रहा है, जो कि यूएसएसआर का पार्ट था। और अगर हम इंडिया की बात करें तो in the 21st century India is also emerging a global part। its population is more than 130 crore and अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो the goal of India is to cross over $5 trillion की इकोनॉमी इंडिया की है। और इट हैज़ ह्यूज मार्केट, कॉम्पिटिटिव मार्केट इज देयर, मिलिट्री इज largest military is there in India, self-sufficient in nuclear technology and its technology and sciences also growing day by day। और इससे हम कह सकते हैं दिस कंट्री, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में भी अलग से पढ़ेंगे। सो इट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर इन द वर्ल्ड, वन ऑफ बहुत बड़ी इमर्जिंग पावर के तौर पे उभर रहा है। इंडिया ऑल्सो वांटेड टू बिकम द मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, वन परमानेंट मेंबर। इंडिया वांट टू टेक परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। और अगर हम लास्ट इजराइल की बात करें तो दिस इज ऑल्सो emerged as a powerful nation in the 21st century in science and technology and defense। It is situated in the middle of the burning politics of the West Asian nations and it has reached its new height by virtue of its defenses and technological innovation, industries, agriculture development। Israel is placed in contemporary global politics in general and Arab-dominated West Asian politics in particular। So in this way Israel is also one of the emerging country of the world। So in this हमने कुछ 4-5 countries के बारे में पढ़ा, 3 organization के बारे में पढ़ा। All of you are supposed to read the chapter, complete the work and new addition which are there in the new syllabus you have to note down from the PDF which is provided to you by me। और उसके साथ ही you have to do revision work for revision test। The 2 chapters are there, planning
विद दैट यू हैव टू डू नीति आयोग करना है आपको, न्यू एडिशन वाला काम, और साथ में आपको यूएन के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करना है। थैंक्स अ लॉट।